नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। आज न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट पर मुद्दा गरम है। हर दिन नए नए हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शातिर लोगों के जाल में लोग फंसते ही जा रहे हैं। डिजिटल लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसे में आज IBC 24 कर रहा है आपको सावधान, होशियार, और आज चर्चा इसी पर, डिजिटल अरेस्ट, हु इज नेक्स्ट। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ ताकि आप ना हो इन डिजिटल लुटेरों के शिकार। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आपको आंकड़े और मामले भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे तेजी से लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जरा डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई पीड़िता की आप बीती सुनिए और समझिए कि कैसे सिर्फ एक कॉल से आप डिजिटल लुटेरों के शिकार बन जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के दौरान क्या आपसे कुछ पैसे जमा करवाए उन्होंने? किस अकाउंट में जमा कराने की, कितने अमाउंट की वो बात कर रहे थे? वो 3.5 की बोल रहे थे, लेकिन जब मेरे को लगा वहाँ पे कि नहीं, ये स्क्रीन जैसे ही पता चला कि मेरी वो कर ली गई है हैक, तो मैंने वो सब बंद कर दिया था, अपना अकाउंट वगैरह सब बंद कर दिया था। मैंने फिर ये सोचा कि हो सकता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ऐसे करके तो ये लगा, तो इसलिए मैंने फिर वो अनइंस्टॉल कर दी पूरे सारी चीज़। क्या उन्होंने आपको ये कोई ऐसी धमकी भी दी थी कि कुछ आपका वायरल करेंगे आपके अकाउंट से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अगर होता तो फिर मैं यही समझ लेता कि ये तो फिर फ्रॉड है, तो फिर मैं उस टाइप की कार्रवाई करता। लेकिन मेरे को तो उस टाइम पे यही लगा कि एक्चुअली में पुलिस वाले हैं, ये सब सारी चीज़ें। कहीं भी कोई शक नहीं हुआ इतनी देर, 6 से रात 11:30 बजे? नहीं, यही लगा कि पुलिस वाले हैं करके, ऐसा तो ये चीज़ें सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें। और आपने देखा था क्या उन पुलिस अधिकारियों को जो ये फ्रॉड पूरा कर रहे थे, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर? नहीं, मैंने नहीं देखा था। उन्होंने ये सुना था कि आपकी पत्नी क्या बोल रही हैं, कोशिश कर रही हैं बोलने की। तो उन्होंने ये बोला था कि मेरी पत्नी, मैं ये पूछ रही है खाने में क्या बनाना है, कि अपनी पत्नी को कुछ भी ना बताएं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, और आपको सारी पूजा, आप क्या क्या चल रहा है क्या नहीं फैमिली में, सारी हमको बताना है, और पूरी नाइट ये कॉल चलेगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ऑनर के लड़के को भी थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ में। ऑनर के बेटे मैंने ये बताया कि इनके मतलब फ़ोन आया है, कोई सिविल ड्रेस में है और नकली पुलिस बन के ऐसे ऐसे परेशान कर रही, 11 बजे आपके पापा आए तो उनको ऊपर भेज देना। थोड़ा उन्होंने मुझे मना किया था, तुम किसी को मत बताओ, पर कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं जहाँ जहाँ जान पहचान है वहाँ सबको बता दूंगी। पति के दिमाग को इस कदर ठगों ने कंट्रोल में ले लिया था कि उन्होंने पत्नी के मोबाइल से भी सिम आउट कर दी थी। लेकिन फिर भी पत्नी ने अपने पति की इस हालत को देखा और उन्होंने अपने मकान मालिक के बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस में, और तमाम चीज़ें ऐसे कनेक्शन जुड़े कि फिर यहाँ पर जो पीड़ित है वो ठगी का शिकार होने से बच गया। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल। तो आप बीती आपने सुनी, लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये शातिर डिजिटल ठग के झांसे में लोग आ कैसे जाते हैं। आखिर ठग ऐसा क्या कर रहे हैं, कैसे डराकर कई घंटों तक, कई दिनों तक कैद में रखा जाता है। ये ठग कैसे फंसा रहे हैं, इस वीडियो से देखिए और समझिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस स्टेशन से। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटक सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ प्रदीप सावंत के साथ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर। अब मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर संतोष पाटिल सर। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, दिखाइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर।
तो आपने देखा कितनी बारीकी से यहाँ पर जो साइबर अपराधी हैं पूरा यहाँ पर एक जाल बुन रहे हैं और इस जाल में फंसना बिल्कुल आसान हो गया है। ये आपको बहुत कितने अच्छे तरीके से आपसे बात भी कर रहे हैं कि आप डरिए मत, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप फंसेंगे नहीं। अब जाहिर सी बात है कोई आपको ऐसा दिलासा देगा, पुलिस की वर्दी में है, सीबीआई अधिकारी बन जा रहे हैं, ईडी अधिकारी बन जा रहे हैं, तो कोई भी इनके झांसे में आ जा रहा है। लेकिन IBC 24 आज आपको होशियार कर रहा है कि आप इन साइबर लुटेरों के झांसे में ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आधे घंटे आप IBC 24 के साथ बने रहिए। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है, साइबर एक्सपर्ट सोनाली गुहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्राइम ब्रांच भोपाल ADCP शैलेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सोनाली, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे क्योंकि रायपुर में एक दिन में 3 बड़े मामले सामने आए हैं। लाखों की ठगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई करवा दी जा रही है वीडियो कॉल के जरिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामले बहुत गंभीर हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा समझाइए कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये साइबर ठग, कितनी आसानी से हम उनके झांसे में आ जा रहे हैं इतनी जागरूकता के बाद भी। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपने एक वीडियो बड़ा अच्छा शो किया हुआ था, बिल्कुल लाइव किसी ने रिकॉर्डिंग जो शेयर की थी, उसमें उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक अपार्ट फ्रॉम दिस पूरा एक उनका जो सेटअप था वो बहुत रियलिस्टिक उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। और पहला एक इमोशनल कनेक्ट उन्होंने बनाने का पहला ट्राई किया लोग के साथ कि भाई आपके डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज तो इतनी अवेयरनेस के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट कहाँ काम कर ही रही है, हमारी स्टेट पुलिस भी काफी इसमें लगी हुई है। तो वो बार बार आपको ये कहते हैं कि वीडियो कॉल आप उठाने से बचिए, क्योंकि बतौर एक्सपर्ट मैं एक छोटी सी चीज आपको जरूर शेयर करूंगी कि इंडिया में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जुगाड़ के ऊपर काम चलता है। तो अभी जो मम्मियां जो बिंदी यूज करती हैं सिर पे, वो फ्रंट कैमरे पे हमेशा लगा के रखिए, आपका लैपटॉप और फोन दोनों चीजों पे। तो होगा ये कि ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई वीडियो कॉल आता है या कोई इंटेंशनल कॉल पे आपको करके परेशान करने की कोशिश करता है, तो डायरेक्टली बेसिस पे आपका चेहरा वहां रिकॉर्ड नहीं होगा। एक तो आप सीधा सीधा यहाँ बच गए, और दूसरा ये कि ये जो टेक्निक इन लोगों ने अभी निकाली है कि वीडियो कॉल के थ्रू डराओ, तो एक ये कि आप भरोसा बनाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अधिकारी की वर्दी में है तो वो जेन्युइनली आपसे बात करना चाह रहा है। और लीगली हमारे पास कोई ऐसे नॉर्म्स या गवर्नमेंट की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर पुलिस आपको अप्रोच करे। तो अगर कोई इस तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, सीधे शब्दों में फ्रॉड है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात सोनाली ने बताई है कि कभी भी कोई भी ऐसा जो ऑफिशियल होता है वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा, बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही आपके ऊपर यदि आपने कुछ गलत किया तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। शैलेंद्र जी इसे हमें और अच्छे से समझा पाएंगे। शैलेंद्र जी, आप क्राइम ब्रांच भोपाल में ADCP हैं और आजकल बहुत तेजी से ये मामले बढ़े और हाल में ही एक भोपाल में मामला सामने आया था जिससे संभवतः ये माना जा रहा है कि लाइव आपने रेस्क्यू किया था, जिसे कैद किया गया था एक व्यक्ति को उसके बाद। तो जरा बताइए कि ये कितनी बड़ी चुनौती आज के टाइम पे है, क्योंकि भोपाल में भी 2 दिन में 3 बड़े मामले सामने आ गए, लाखों रुपए की ठगी वहां पर भी हो रही है। एक तरफ पुलिस लगातार काम कर रही है कि हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन लोग फिर भी फंस रहे हैं। शैलेंद्र जी, कहां चूक हो रही है? देखिए आकांक्षा, ये बात सही है कि भोपाल में 2 मामले हुए हैं, पर हम सौभाग्यशाली हैं उस मामले में कि दोनों मामलों में पुलिस ने सही सलामत उनको किसी तरह ठगी से बचाया है, उनको इस मामले से, इस समस्या से उबारा है, निकाला है। क्राइम ब्रांच भोपाल यानी भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस लगातार पहले से ही ये मामले करीब मुझे लगता है कि 7-8 महीने पहले से आने शुरू हो गए थे। हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को अवेयर किया है। ये कल जो मामला हुआ उससे पहले परसों ही इस मामले में स्टेट साइबर ने एक रेस्क्यू किया था, उसमें काफ़ी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में जानकारी गई थी। तो हमको एक जो समझ में आ रही है कि हमारे बीच में जो डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो मोबाइल साक्षरता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके प्रति हमारी जो साक्षरता उसका अभाव है। हमें ये नहीं मालूम कि मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना और क्या इस्तेमाल नहीं करना, कब इस्तेमाल नहीं करना। तो हमको मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले सीखना पड़ेगा उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल और कब कब इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये हम सीख पाएंगे तो इन सब साइबर ठगों से बच पाएंगे। एक्चुअली ये लोग मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, जो कॉलर होता है, जो कनेक्ट होता है टेलीकॉम के जरिए, और उसका मनोविज्ञान पढ़ते हैं कौन व्यक्ति कितनी जानकारी शेयर कर सकता है, कितना डर सकता है, और वो कितनी उसकी गफलत और उसकी असावधानी का फ़ायदा उठाकर उससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद आपको ये प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं वो एजेंसियाँ हैं जिनको सब आपके बारे में सब जानकारी है, वो निगरानी रख रहे हैं, और उसके बाद आपके पैसे लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनजान कॉल जब आपके पास आता है, कोई अज्ञात व्यक्ति आपको कॉल करता है तो उसे कॉल उठाने में सावधानी रखना चाहिए, फिर उसको रिस्पॉन्ड करने में और बड़ी सावधानी रखना चाहिए कि आप उसको क्या रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। फिर तीसरा
कि जब आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ जा रही हैं तो गड़बड़ जा रही, फिर आपको अपने कहीं ना कहीं परिवार की, कहीं ना कहीं रिश्तेदार की, कहीं ना कहीं मित्र वही की, शैलेंद्र जी, टीचर क्योंकि की, यही देखा जा रहा है कि इतने मतलब अच्छे से वो बात कर रहे हैं, जैसे कि इमोशनल कनेक्ट की भी बात आपने कही कि अपने मनोविज्ञान को वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो किसी को इसमें घुसने भी नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेने दे रहे हैं, वो बस अपने ही आप में एक मायाजाल सा बुना हुआ है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन के अंदर 4 डिजिटल अरेस्ट के बड़े मामले सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम उसके बारे में भी अपने दर्शकों को जरा बता दें। रायपुर में 14 नवंबर यानी कि आज का ये मामला है, महिला को डरा धमका करके डिजिटल अरेस्ट उसकी किया गया, ठगी की गई। 5 दिनों तक आप सोचिए उस महिला को अरेस्ट करके रखा गया था और करीब 9.5 लाख रुपए आरोपी ने ठग लिए। इसी तरह जब ये पूरा मामला सामने आया तो फिर आरोपी जसविंदर सिंह को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया है। यह हम आज का ये मामला आपको बता रहे हैं और अब आपको कल का एक मामला बताते हैं। माफ कीजिएगा, ये भी आज का ही मामला है। महिला डॉक्टर के साथ ठगी की गई, सिम के गलत उपयोग करने का उसे डर दिखाया गया, 5 लाख रुपए उसे ट्रांसफर करा लिए गए और सेंट्रल क्राइम ब्रांच नागपुर का अधिकारी अपने आप को ठगने बताया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। आज एक और बड़ा मामला सामने आया है, LIC अधिकारी से भी ठगी कर दी गई। देखिए, हम आपको एक दिन के 3 बड़े मामले बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है। अधिकारी से लाखों की ठगी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर ठगी कर ली गई, होटल में रहकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी करा दी। सोचिए, जो ठग है वो होटल में है और सुप्रीम कोर्ट का पूरा उसने पीछे बैकग्राउंड बनाया और सुनवाई तक करा दे रहा है। तो यानी कि कितने आगे बढ़ चुके हैं डिजिटल ठग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको कल का मामला भी बताते हैं। ये मामला है रायपुर का ही है, 13 नवंबर का है। 5 दिनों तक एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उससे 58 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगरों ने यह बताया कि वो क्राइम ब्रांच मुंबई के अधिकारी हैं और उसके बाद पीड़िता ने इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। 5 दिन तक आप सोचिए डिजिटल अरेस्ट में एक महिला रही, तो कितना टफ उसके लिए रहा होगा। तो ये जो मामले सामने आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है, कितनी आसानी से हम उनके जाल में फंस जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई है, पुलिस का बयान सामने आया, सुनवाते हैं। तो बोला गया कि अपने उसका जितना कुल राशि है, उसका जितना भी अमाउंट है उसके अकाउंट में, उसका कुल 96% उसको ट्रांसफ़र करना है। और जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है और जिसमें उसने सूचना दी, जिसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके इसमें उसमें जाँच करना है। ठीक है, सोनाली, आपने देखा कि एक दिन में रायपुर में 3 बड़े मामले, कल 58 लाख रुपए की ठगी कर ली गई डिजिटल अरेस्ट के जरिए। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि एक वो कौन सा पॉइंट आता है जिसमें कि आप बैक ऑफ कर सकते हैं, आपको फंसा रहे हैं डिजिटल जो ठग है, लेकिन आप उस पॉइंट को समझ आइए कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है। तो थोड़ा उसके बारे में भी जरूर बताइए। देखिए, जैसे कि अपन ने पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप में देखा था, सर ने भी बात कही, मैंने भी ये चीज बताई कि एक इमोशनल कनेक्ट वो बनाने की कोशिश करते हैं। आप जैसे ही कोई वीडियो कॉल आप पिक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन एक हमको आइडिया तो दे देता है कि भाई कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, या आप डर में भी हैं। तो पहला आप एक काम कर लीजिए कि नेटवर्क का बहाना बना के किसी तरीके से फोन काट दीजिए और उसके बाद अपने लोकल थाने को इन्फॉर्म कीजिए, 112 जैसा भी आप लगा सकते हैं, वहां इस चीज की आप जानकारी इंस्टेंटली दे दें और दोबारा आपको कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फोन लेके थाने पहुंच जाइए, वहां पे वो चीजें ज्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी केस में फंस रहे हैं और आप उसको सेटलमेंट में निपटा लोगे, तो पहला तो क्राइम आप खुद ही कमिट कर रहे हो। आपका माइंड सेट ही वहां पर ऐसा है कि भाई चलो मैं कहीं कुछ ले दे के पैसे बहाने किसी तरीके से अपने आप को बचा लूं। तो पहला तो ये क्रिमिनल जो मानसिकता है इसको आप छोड़ें। दूसरा कि एक लीगल वे में आप जब एथिक्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जेन्युइन वे में और सही मदद मिल पाएगी। ठीक है, शैलेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक डर भी रहता है, क्योंकि एक वो हमारी थिंकिंग है कि हम थाने जाएंगे, हमें और फंसा दिया जाएगा, तो खुद को कैसे बचा ले। और इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए इन ठगों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो आप पूरा एक तरीका बताइए कि यदि हम इसके शिकार हो जाते हैं तो कंप्लेन करें कैसे, और यदि कोई हमारे साथ वीडियो कॉल में जुड़ा हुआ है तब तुरंत कैसे पुलिस की हमें मदद मिल पाएगी। देखिए, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और बैंक खाता इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा साइबर ठगी कैसे होती। हर व्यक्ति को, टेलीकॉम कंपनियां और बैंक को समझाना पड़ेगा उनके कस्टमर्स को कि उनको मोबाइल और बैंक खातों का इस्तेमाल कैसे करना, नंबर 1। नंबर 2 ये बात कि जहाँ तक मुझे लगता है 15-16 से केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस और होम डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अवेयर कर रहा है। I4C का पोर्टल बना हुआ है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन पोर्टल बना हुआ है।
और इस पे आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 इसका नंबर है। आप कई जैसी जनता के लिए सुविधाएं हैं जहां पर आप मोबाइल गुमने से लेकर अपने कोई गलत लिंक आती है, गलत फ़ोन आता है, उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि आपको मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता लानी पड़ेगी कि मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। जो आज हम लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब तक चलाना पड़ेगा जब तक हर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ जाए कि उसको मोबाइल में कहाँ गफलत में फंसाकर साइबर फ्रॉड उनसे ठगी का शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल थाने कहीं पर भी कर सकते हैं, 100 डायल भी आप फ़ोन कर सकते हैं। पुलिस और इतनी जागरूक है, काफ़ी इस मामले में संवेदनशीलता आ गई है डिजिटल अरेस्ट के मामले में। पर मात्र डिजिटल अरेस्ट तक हम नहीं रुक सकते, इसके अलावा कोई नया तरीके से आएगा। पहले जब OTP फ्रॉड आता था तब हम उम्मीद नहीं करते थे कि डिजिटल अरेस्ट आएगा। वीडियो बीच में सेक्सटोर्शन कॉल आया करते थे, फिर कहीं नौकरी के नाम पर, कहीं शादी के नाम पर। तो ये तरीका बदलता रहेगा। हमें अपने मोबाइल के तरीका ये भी कुछ दिन चलेगा। पहले कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन अब अभिशाप की तरह काम कर रही है। आप देखिए 58 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए जा रहे हैं, और जो वो मेंटल प्रेशर उस वक्त का रहता होगा, ट्रॉमा रहता होगा कि आप सोचिए आप कैद हैं, आप हिल डुल नहीं सकते, आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है। सोनाली, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि मोबाइल का कितना उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, कितने हद तक करना है, तो कैसे बचा जा सकता है इससे, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, फोन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी ऐसी आती हैं कि जो कुछ आवर्स के लिए आपके फोन को लॉक कर देती हैं। अगर आप ऐसे एडिक्शन के शिकार हैं तो आप वो एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं कि आपने सेट कर दिया, इतने देर में सिर्फ आप कॉल्स उठा कर पाएंगे, बाकी डायल वगैरह उस पर नहीं कर सकते आप कॉल। तो एक मान के चलिए कि 2 घंटे के लिए आपने टाइमर लगा के फोन छोड़ दिया आपका सुकून से, तो आपका डिजिटल उपवास हो गया 2 घंटे का। तो एक ये तरीका है एडिक्शन हटाने का। दूसरा ये कि अगर आपको कॉल्स लिमिट करने हैं, सपोज ये तो व्हाट्सएप पे कॉल था, तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास ये है स्पैम कॉल ब्लॉकिंग का। और तीसरा एक चीज ये होता है कि आप कुछ अच्छे ढंग के एंटीवायरस यूज कर सकते हैं कि जिसके थ्रू मैलिशियस लिंक के थ्रू आपको कॉल पे कनेक्ट ना किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फ्रॉड कॉल्स की बात होती है, अब कितनी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो ऑलरेडी चली रहे, गवर्नमेंट चला रही, पुलिस, मीडिया वगैरह काफी सारे लोग हैं जो उनको अवेयर करने में लगे हुए हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक अंदेशा तो इस चीज को लेके रहता ही है। बट फिर भी बैंकिंग फ्रॉड से आदमी सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट वाले व्यक्ति की जो पूरे पूंजी जीवन की बुढ़ापे की कमाई चली जाती है, तो तकलीफ, किसी ने घर बनाने, शादी ब्याह, पढ़ाई, किसी नाम से पैसे बचाए और वो फ्रॉडस्टर के पास चले जाएं, तो उससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपका मोबाइल नंबर आपने बैंक में रजिस्टर किया हुआ है वो आप पब्लिक में प्रसाद की तरह ना बांटे, अपने कार्ड के ऊपर उसको ना यूज करें, पब्लिक में ना दे। वो नंबर एक स्पेसिफिक आप रख ले, एक बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए फोन ही सेपरेट कर ले अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। एक ये सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरा, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए वो यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप के थ्रू करें। सिंपल OTP के लिए आप पुराने जमाने के जो जावा बेस्ड फोन हो सकते थे वो यूज कर सकते हैं। उसमें हैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। छोटी छोटी बातें जिनका हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि जिस मोबाइल में आपके तमाम एप्स हैं आप उसको ही दूसरे कॉलिंग के लिए आप यूज ना करें, तो एक ये बहुत बढ़िया एक ये हो जाएगा कि शायद मैं भी इसे इस्तेमाल करूं क्योंकि बहुत डर रहता है कि कहीं कोई हमारे मोबाइल से यूपीआई पेमेंट ना कर दे, कोई स्कैन कोड करके कोई पैसे पे ना कर दे। शैलेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एविडेंस के तौर पर यदि कोई डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाता है तो एविडेंस के तौर पर वो क्या क्या अपने पास रखे ताकि बहुत जल्दी उसका केस सॉल्व हो जाए। और एक ये बहुत बड़ा सवाल कि जो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इन लोगों के झांसे में आकर के, क्या वो वापस भी आ पाते हैं? देखिए, सब डिपेंड करता है कि आपने कितने जल्दी रिपोर्ट किया है कि फंड को ट्रांसफ़र हुए कितना समय हुआ है। अगर 1 घंटे से पहले आप सब कर लेते हैं तो काफ़ी बड़ी गुंजाइश बची रहती है आपके पैसे को रोकने। पैसा रोकना काम बैंक का होता है। एक्चुअली अगर आप सीधा बैंक को कांटेक्ट करते हैं पैसे जल्दी रुक जाएंगे। अगर आप पुलिस के पास पैसा रोकने के लिए आते हैं तो पुलिस फिर वही बैंक को जानकारी भेजती है। कई बार शनिवार इतवार में ये जानकारी बैंक बंद रहने जानकारी भी नहीं पाल पाई तो वो लेट हो जाते हैं। तो पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले आप बार बार सोच लें, तो ये तो एक तरीका है। दूसरा जहाँ तक बात अपराधी के पकड़ने की, आप जितने जल्दी उसको करेंगे, सूचना देंगे उतने जल्दी जाएंगे। जैसे आप देखिए दोनों मामलों में जो डिजिटल वाले अरेस्ट वाले मामले हुए, फरियादियों ने पुलिस को सूचना दी, तत्काल उनको बचा लिएगा, नहीं फ्रॉड होने ही नहीं दिया। और जहाँ तक एविडेंस की बात है, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट रखें, क्योंकि ये लोग मैसेज भेजकर डिलीट करते हैं। हमने जो हिस्ट्री देखी है कि आपको मैसेज भेजेंगे फिर डिलीट कर देंगे, वो चाहे CBI के नाम से हो, चाहे ED के नाम से हो, चाहे क्राइम ब्रांच के नाम से हो, चाहे पुलिस के नाम से हो, चाहे इनकम टैक्स के नाम से हो, डिलीट। तो आपको स्क्रीनशॉट बना के रखना, तो स्क्रीनशॉट ही आपको वो जो आपके
एविडेंस को बचा कर, और उससे आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके फैक्ट तक पहुंचा सकता है। कई बार ये जो भी व्हाट्सअप मैसेजिंग करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। तो व्हाट्सअप मैसेजिंग में सुविधा है, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं बचा के रखेंगे या डॉक्यूमेंट सेव नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। पर ये तब होगा जब हमारे पास जागरूकता होगी, हमारे पास अवेयरनेस होगी, हमारे पास चीज़ की संवेदनशीलता होगी, हम क्या चीज़ नहीं करना है, हमारे पास सावधानी होगी, तब हम सुरक्षित रह पाएंगे। और मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है इस बारे में हमको बताना ही पड़ेगा। और मैं आज तो हर व्यक्ति जो चैनल सुन रहा है, आकांक्षा आपका जो चैनल सुन रहा है, वो हर एक प्रण करे कि मुझे एक व्यक्ति को ये चीज़ बतानी है, घटना बतानी है, साइबर फ्रॉड रोकना है, बच्चों को बताएं, पड़ोस में बताएं, लोगों को इकट्ठा करके बताएं। जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण होती, इसको भी उतना महत्व है साइबर फ्रॉड को। और सब लोगों मोहल्ले में एक जो कहना चाहिए कॉर्नर पे बैठ के, पार्क में बैठ के, बगीचे में बैठ के, बिल्कुल शैलेंद्र जी, जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में सोचिए रायपुर में 3 इतने बड़े मामले सामने आ गए, भोपाल में भी इस तरह के मामले रोजाना आ रहे, ग्वालियर में तो पूरे एक नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है जो दूसरे राज्यों से संचालित हो रहा था, इंटरनेशनल उसके पूरे हमने देखा कि किस तरह से कनेक्शंस थे। सोनाली जरा आप समझाइए कि जैसे कि शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साइबर एक्सपर्ट के नाते आपको क्या लगता है कि प्रशासन के तौर पर, सरकार के तौर पर किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि अब गुंजाइश ना रह जाए कि लोग डिजिटल अरेस्ट हो पाए? पहले तो मैं सर की चीजों में एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अगर सपोज आपके स्क्रीनशॉट्स आप नहीं ले पाते, जैसे होता है ना कि भेजा और तुरंत डिलीट कर दिया, उस कंडीशन में भी फॉरेंसिक रिकवरी करके एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो उसके थ्रू आप वो सारी चैट्स जो भी डिलीटेड हैं, चाहे वो आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या ऑथेंटिकेटेड जो हमारा व्हाट्सएप होता है, वो हम वहां से चैट्स निकाल सकते हैं। और दूसरा ये कि बतौर आप जो बोलना चाह रहे हैं कि एक्सपर्ट क्या करना चाहिए, आपने क्या नाम लिया एक बार फिर से वो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि यदि डिलीटेड चीजें हैं तो उसको कैसे फिर से रिकवर कर सकते हैं? ये फॉरेंसिक रिकवरी एक अलग चीज होती है। नॉर्मल रिकवरी से कुछ बेहतर वे में इसको निकाला जाता है डेटा। यहाँ जो शेल्स होती हैं डेटा की, वहां से एक एक चीज के डेटा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये डेटा आपका सिंस वेरी फर्स्ट डे जब आपने वो डिवाइस यूज करना स्टार्ट किया तब से लेके ऑन डेट तक, भले ही वो मल्टीपल टाइम फॉर्मेटेड है, बट वो डेटा निकल के आ जाता है। और इस चीज को आप वैलिड करा सकते हैं अपने 63 जो डिजिटल एविडेंस के लिए अभी एक सर्टिफिकेट लगता है, उसके थ्रू आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोर्ट कचहरी तक मैटर जाता है तो। और नहीं तो डिलीट भी हो गया तो इसे डरने की बात नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे भी ठीक है। सोनाली, थोड़ी सी टाइम भी हमारे पास कम है। शैलेंद्र जी, आपसे मैं अब आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी कि आप किस तरह से यंगस्टर्स हो, खासतौर पर महिलाओं को अपना ये निशाना बना रहे हैं, क्योंकि महिलाएं उतना समझ नहीं पाती कि किस तरह से बैंकिंग करनी है या उन्होंने कुछ गलत किया है नहीं किया है, वो डरी सहमी ऐसी ही रहती हैं। तो किस तरह से जागरूक करने के लिए आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे कि इस तरह की वारदातों में मतलब वो फंस ना पाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी जो साइबर फ्रॉड कॉल करता है तो पहले आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करता है। वो इंक्वायरी आपके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स होती हैं, आप जितनी जगह पे अपनी जानकारियाँ शेयर करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से वो जानकारी लेता है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो। इस तरह से आपके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के बारे में प्रयास नहीं करे इसके पास फाइनेंशियली कुछ ना हो। तो वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, अपनी जानकारियाँ, फाइनेंशियल जानकारियाँ, अपना स्टेटस बहुत शेयर करते हैं। तो आप पहले ध्यान रख लें कि हम सोशल मीडिया का उतना इस्तेमाल करें, उस प्लेटफॉर्म का उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के लिए, पर्सनल नीड में जरूरत हो। आपको नीड के लिए जरूरत इस्तेमाल करना, ग्रिड के लिए उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, लेकिन उतना ही जितना आपके लिए फायदेमंद हो। आपके ऊपर इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आ जाए तो फिर इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के आप शिकार हो जाते हैं। सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डिजिटल लुटेरे हर जगह इंतजार कर रहे हैं, आप उनका शिकार ना बनने पाए, इसलिए IBC 24 आपके लिए लेकर के आया था ये बेहद खास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे इसको और समझेंगे और डिजिटल अरेस्ट के शिकार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।